कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये एक कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री है जो कि कॉटन को एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है। हमारे देश में क्लॉथ को बुनना, स्पिन कर कर वीव कर कर क्लॉथ को बनाना ये एक एंशियंट आर्ट है। मतलब प्राचीन कला है। हमारे देश में या दुनिया भर की जो मेजर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि चाइना बात करें, इजिप्ट या फिर इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया की बहुत सी कंट्रीज़, तो वहाँ पे क्लॉथ को बनाने का जो प्रैक्टिस है वो एंशियंट टाइम से ही चलते आ रहा है। अगर बात की जाए तो कॉटन, ऊल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स ये जो फाइबर क्रॉप्स हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लॉथ को बनाने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर क्लॉथ इंडस्ट्री की बात करें तो वो इंडस्ट्री किस प्रकार के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती है उसके आधार पे इसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। जो फाइबर्स हैं, जो धागा होता है ना, वो इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है। और फाइबर नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल यानी वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, ऑर्गेनिक है, प्योर है, वो कहीं ना कहीं एनिमल से या फिर प्लांट से हमें मिलता है, तो वो हो गया आपका नेचुरल फाइबर। वहीं मैन मेड फाइबर की बात करें तो ये सिंथेटिक फाइबर है जिसको इंसान इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से प्रोड्यूस करता है। नेचुरल फाइबर कहाँ से मिलता है? ऊल, सिल्क, कॉटन, लाइनेन और जूट, ये जो फाइबर क्रॉप्स हैं इनसे हमें नेचुरल फाइबर मिलता है। वहीं आर्टिफिशियल फाइबर की बात करें, मैन मेड फाइबर की बात करें तो वो क्या है? नायलॉन, पॉलिस्टर, एसिरिलिक, रेयॉन। तो ये डिफरेंस हैं। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? ऊल, सिल्क, कॉटन, लाइनेन और जूट और फ्लैक्स। और मैन मेड फाइबर्स की बात करें तो नायलॉन, पॉलिस्टर, एसिरिलिक और रेयॉन, ये जो आपके हैं वो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। मतलब सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक है। 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के शुरू होने तक, उससे पहले के टाइम तक कॉटन क्लॉथ को कैसे बनाया जाता था? हाथ से बनाया जाता था, चरखा से बनाया जाता था, हैंड स्पिनिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर कर, हैंड लूम्स का इस्तेमाल कर कर क्लॉथ को बनाया जाता था, कॉटन से, सिल्क से, जूट से। 18th सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। 1779 में ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और इसके बाद से बहुत से टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हुए, बहुत से डेवलपमेंट्स हुए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब हैंडलूम के जगह पे पावर लूम का इन्वेंशन हुआ। मतलब जो भी कपड़ा को प्रोड्यूस करने का जो काम है, स्पिनिंग का, वीविंग का जो काम होता है, वो अब हाथ से करने की बजाय मशीन से किया जाने लगा। मशीन से जब कपड़े को प्रोड्यूस किया जाने लगा तो उसे बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस किया जाने लगा और क्लॉथ के मैन्युफैक्चरिंग में अब कम टाइम लगने लगा। तो हैंड स्पिनिंग टेक्निक में क्या है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है और जो भी कपड़ा बन रहा है उसकी क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा लगने की वजह से जो कपड़ा फाइनली बनता है उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा रहती थी। तो एंशियंट टाइम में जो भी हैंड स्पिनिंग टेक्निक के ज़रिए से क्लॉथ को बनाया जाता था वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता था। लेकिन मशीन मेड गुड्स, मशीन से जो क्लॉथ ब्रिटेन के मैनचेस्टर में बनाया जाता था, लिवरपूल में बनाया जाता था, इन सिटीज़ में बनाया जाता था, उसका जो दाम था वो काफ़ी कम था, वो चीप था और उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। इसकी वजह से वो दुनिया भर की मार्केट को कब्जा कर पाया। अगर बात की जाए तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मशीन से बनाने की जो शुरुआत है वो पहले ब्रिटेन में हुई, क्योंकि ब्रिटेन ही वो कंट्री था जहाँ पे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और बाद में ये टेक्नोलॉजी और ये डेवलपमेंट्स दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग हिस्सों में हुए। आज अगर बात की जाए कंटेम्प्रेरी टाइम में, आज के वक्त में, तो इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए कॉटन टेक्सटाइल के इम्पोर्टेंट और लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अच्छी क्वालिटी की कॉटन टेक्सटाइल काफ़ी लंबे समय से, एंशियंट टाइम से ही
प्रोड्यूस की जाती थी। इंडिया में इस चीज़ का डोमिनेंस था। दुनिया भर की मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल का काफ़ी ज़्यादा मार्केट था। ब्रिटिश रूल से पहले यानी कॉलोनियल रूल शुरू होने से पहले इंडिया में हाथों से जो कॉटन क्लॉथ्स बनाए जाते थे, हैंड स्पून और हैंड वूवन क्लॉथ का जो मार्केट था यूरोप के अंदर और दुनिया भर के अलग अलग रीजन्स के अंदर, अरब वर्ल्ड में, वो काफ़ी ज़्यादा था। तो कॉलोनियल रूल से पहले ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हाथ से जो क्लॉथ बनाए जाते थे, स्पिनिंग वीविंग कर जो क्लॉथ बनाए जाते थे, उसका मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इस क्लॉथ को अरब वर्ल्ड में बेचा जाता था, यूरोप के रीजन्स में बेचा जाता था, नॉर्थ अफ्रीका रीजन में बेचा जाता था। तो इंडियन हैंडमेड क्लॉथ का जो मार्केट था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। जैसे कि बात करें ढाका का मसलिन, मसूलीपट्टनम का चिंट, कालीकट का कैलिको और बरहानपुर का गोल्ड ब्राउट कॉटन। गोल्ड ब्राउट कॉटन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो कलर है वो थोड़ा गोल्डन है। तो ये कुछ अलग अलग रीजन्स थे जहाँ पे अलग अलग टाइप के क्लॉथ पाए जाते थे और इंडियन क्लॉथ का दुनिया भर में क्वालिटी की वजह से, डिज़ाइन की वजह से और बेहतर लुक की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिमांड हुआ करता था। तो यहाँ पे आप अलग अलग रीजन्स को देख सकते हैं कि ढाका का मसलिन, मसूलीपट्टनम का चिंट, कालीकट का कैलिको और बुरहानपुर, सूरत, बड़ोदरा का गोल्ड ब्राउट कॉटन, इसका डिमांड दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा था। हालांकि ढाका अभी बांग्लादेश का कैपिटल सिटी है। क्यों? क्योंकि ये बात हो रही है कॉलोनियल रूल से पहले की, और बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब कुछ पहले अखंड भारत में था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर था। वो तो पार्टीशन के बाद और 1971 में बांग्लादेश के लिबरेशन के बाद आपका बांग्लादेश बना। तो इसकी वजह से ये ढाका हमसे अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। तो कहीं ना कहीं इससे हमारे इंडिया के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स थे, जूट था, कॉटन ग्रोइंग बेल्ट था, वो थोड़ा सा बांग्लादेश में चला गया। लेकिन ये अभी बात की जा रही है कॉलोनियल रूल के समय की। तो उस समय ये अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड दुनिया भर में थी। लेकिन क्या होता है कि हैंड वूवन कॉटन क्लॉथ को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और ये काफ़ी महंगा भी होता था। इसी वजह से जब बेस्ट ब्रिटेन और इंग्लैंड में जब टेक्सटाइल मिल्स ने मशीन के ज़रिए से क्लॉथ को बनाना शुरू कर दिया, तो वो क्लॉथ का दाम काफ़ी कम होता था और वो अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक से बनाया जाता था, मशीन से बनाया जाता था। और वो कॉलोनियल पावर का इस्तेमाल कर दुनिया भर की मार्केट में अपना कब्जा कर पाया। और इंडिया की जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल मिल थी, कॉटेज इंडस्ट्री थी, जहाँ पे हाथ से हैंड स्पून, हैंड वीविंग क्लॉथ्स को बनाया जाता था, उस चीज़ को अंग्रेज़ों ने सिस्टेमेटिक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिस्ट्रक्शन के पीछे ये भी वजह था क्योंकि हमारा जो कपड़ा था वो काफ़ी महंगा हुआ करता था और काफ़ी लंबे समय में बनता था। वहीं मशीन मेड गुड्स को बनने में काफ़ी कम समय लगता था। पहले मान के चलते कि इंडिया में 1 महीने के अंदर आपका 10 क्लॉथ बना, तो ब्रिटेन के अंदर 1 दिन के अंदर आपका मशीन के द्वारा 1 दिन के अंदर 100 या 150 क्लॉथ बन गया। तो ये और इसके बीच में तो कोई कंपटीशन ही नहीं रहा। इसकी वजह से इंडिया का जो आपका ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। हमारे देश में पहला सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल मुंबई के अंदर 1854 में खोला गया। मैकेनाइज्ड करने का मतलब यहाँ पे जो भी कपड़ा उद्योग है, यहाँ पे काम मशीन से किया जाता है। मैनुअल लेबर भी शामिल है लेकिन मशीन ज़्यादातर काम करता है। अगर बात की जाए मुंबई में टेक्सटाइल मिल के खुलने के पीछे क्या वजह था, आखिर इस पार्टिकुलर रीजन को क्यों सिलेक्ट किया गया फॉर टेक्सटाइल मिल,
क्योंकि यहाँ पे वार्म, मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, जो कि स्पिनिंग और वीविंग के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। मुंबई में पोर्ट है। पोर्ट से क्या होता है कि पोर्ट से ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम के दौरान वो क्या कर सकते थे कि यूरोप से या फिर इंग्लैंड से मशीन को इंपोर्ट कर सकते थे इंडिया के अंदर, मशीन को इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि मुंबई में मुंबई पोर्ट है। सेकंड, मुंबई के आसपास के रीजन में रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो आपका रीजन है दक्कन ट्राइब रीजन, यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मुंबई के आसपास के रीजन्स में कॉटन आसानी से अवेलेबल है, लोकली अवेलेबल है। तो पहला सेकंड था कि रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल है, और इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी वजह से इस रीजन में काफ़ी तेज़ी के साथ इस इंडस्ट्री का ग्रोथ और एक्सपेंशन हुआ। तो हम मुंबई को किस लिए सिलेक्ट किया गया टेक्सटाइल मिल के लिए? पहला तो वार्म, मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट था, पास में मुंबई पोर्ट था, रॉ मटेरियल्स आसपास के रीजन्स में अवेलेबल थे, और काफ़ी संख्या में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल था। इनिशियली ये इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट के अंदर डेवलप हुआ, फ्लरिश हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी की वजह से स्पिनिंग और वीविंग अच्छे से की जा सकती है। लेकिन आज क्या है, आज ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा सकता है, और जो रॉ कॉटन है वो एक प्योर रॉ मटेरियल है और एक वेट लूजिंग रॉ मटेरियल नहीं है। कॉटन जो है वो एक वेट लूजिंग रॉ मटेरियल नहीं है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ? इसके कहने का मतलब ये हुआ कि मान के चलते ये कॉटन फील्ड है, कॉटन का खेत है, जहाँ पे कॉटन की क्या हुई, कल्टीवेशन हुई, और यहाँ पे आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो यहाँ से यहाँ जब ट्रांसपोर्टेशन से, रोडवे से, रेलवे से कॉटन को, रॉ मटेरियल को इस इंडस्ट्री में लेकर जाया जाएगा, तो जो क्वांटिटी यहाँ थी वही क्वांटिटी यहाँ पहुँचेगी, जो क्वालिटी क्वांटिटी यहाँ थी वो क्वालिटी और क्वांटिटी यहाँ पे भी रहेगी। इसको दूसरा एग्जांपल से समझ सकते हैं कि शुगर केन, जो ईख होता है, जो गन्ना होता है, वो एक वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है। शुगर केन आपका एक वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है। मान के चलते यहाँ पे खेत है और यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री इस जगह से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। अगर शुगर इंडस्ट्री इस जगह से 150 किलोमीटर दूर रहेगा और यहाँ पे रोडवे से या फिर किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मीन्स से इस शुगर केन को इस शुगर इंडस्ट्री में ले जाया जाएगा, तो यहाँ पे बहुत सा शुगर इधर उधर गिर सकता है। शुगर केन के अंदर जो सुक्रोज कंटेंट होता है, सुक्रोज कंटेंट जो होता है वो घट जाता है। अब यहाँ से यहाँ जाने में टाइम भी लग सकता है, तो इसकी वजह से शुगर केन के अंदर जो भी मिठास है वो कम जाता है, और इसकी वजह से शुगर उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से शुगर केन एक वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फील्ड में, यानी खेत में जो शुगर केन प्रोड्यूस हुआ और उसको जो इंडस्ट्री में ले जाया गया, इस दौरान, इस डिस्टेंस को कवर करने के दौरान इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कम जाती है। तो ये एक वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है, लेकिन कॉटन एक वेट लूजिंग रॉ मटेरियल नहीं है। इसकी वजह से आज इस इंडस्ट्री को हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्ट्स में डेवलप किया जा रहा है। बात करें मेजर और इम्पोर्टेंट सेंटर्स जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वो कौन कौन से हैं? कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत। ये अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में, जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डोमिनेंस है। अगर बात करें तो हमारे देश में लगभग जो 33% कपड़ा का प्रोडक्शन होता है, वो 33% टेक्सटाइल दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। मान के चलते हमारे देश में 100 शर्ट बना, तो 100 शर्ट में
33 शर्ट को फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था।